Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 8 of class 6 history, and the chapter's name is Vital Villages, Thriving Towns. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist, and I will also provide the link of the playlist in the description also. So if you are new to the channel, please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss our any new video. So let's begin with our today's chapter, Vital Villages, Thriving Towns. So जैसा कि नाम से सजेस्ट होता है कि इस चैप्टर में आज हम कुछ विलेजेस के बारे में जानेंगे एंड टाउन्स के बारे में, जो कि इस पीरियड में पूरे जो हमने अभी तक पढ़ा तो वो उसमें किस तरह डेवलप हो रही थी, इन विलेजेस में किस तरह के लोग रह रहे थे, वो किस तरह के काम कर रहे थे, अब जो टाउन डेवलप हो रहे थे उनमें किस किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही थी, किस तरह के वहाँ पर लोग रह रहे थे एंड किस तरह वो जो टाउन्स विलेजेस से धीरे धीरे टाउन में कन्वर्ट हो रहे थे. ठीक है. सो प्रभाकर एट ब्लैकस्मिथ शॉप. सो ये प्रभाकर है. अब प्रभाकर एक लोहार की दुकान के सामने बैठा हुआ होता है एंड वो वहाँ पे जो भी काम हो रहा होता है उसको अच्छे से देख रहा होता है. तो वो देखता है कि एक छोटी सी बेंच पर कुछ आयरन टूल्स जैसे कि एक्स हो गई, सिकल्स हो गए, तो वो सब तैयार हैं एंड रखे हुए हैं और वो सेल होने के लिए तैयार हैं. ठीक है. तो वो देखता है वहां पर आग जली हुई है और दो लोग हीटिंग एंड बीटिंग के काम में लगे हुए हैं. मतलब कि एक बंदा जो है वो लोहे को जला रहा है आग में और दूसरा बंदा जो है उसको बीट कर रहा है, उसको मार रहा है ताकि उसको डिजायर्ड शेप दी जा सके. राइट. तो ये जो सारा काम था ये बहुत ही ज्यादा हॉट एंड नॉइसी था. ठीक है. बट फिर भी प्रभाकर को ये सारा काम जो है बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था. आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. अच्छा, आप जहां पर भी बैठे हुए हो जरा उसके चारों तरफ मुड़कर देखो. देखो लोहे या फिर स्टील का यूज कहाँ कहाँ हो रखा है. ठीक है. तो अब आप नोटिस करोगे कि लगभग हर जगह जो है लोहा कहीं ना कहीं यूज हो रखा है. ठीक है. ऑलमोस्ट हर चीज में कुछ ना कुछ यूज है लोहे का. राइट. बट फिर भी हम लोग जो है लोहे के यूज को एकदम ग्रांटेड ले लेते हैं. हम इसकी ज्यादा केयर ही नहीं करते. ठीक है. हमें लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो अनंत काल से बस चलती आ रही है और आगे भी आयरन जो है आयरन का यूज चलता ही रहेगा. ठीक है. हम ये सोचते हैं. तो एकदम शुरुआत में एंशिएंट टाइम में लोगों को लोहे के बारे में नहीं पता था. तो लगभग 3000 साल पहले से जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोहे का यूज होने लग गया. बट उससे पहले वाले जो हैं 10,000 साल पहले, 7,000 साल पहले हमने पढ़ा था ना, जो हंटर गैदरर्स वगैरह, तो उनको उस टाइम लोहे का यूज के बारे में नहीं पता था. सो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे आयरन एंड वेपन टूल्स मिले हैं मेगालिथिक बरियल से. मेगालिथिक बरियल क्या है? हमने पढ़ा था ना कि जो बरियल साइट में उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं. मेगालिथिक जो है, मेगा मतलब बड़ा एंड लिथिक मतलब स्टोन, तो जो बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं चारों तरफ बरियल के, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेगालिथिक बरियल. तो ऐसे बरियल्स में बहुत सारे आयरन टूल्स एंड वेपन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं. सो आज से लगभग 2500 ईयर्स पहले से जो आयरन का यूज है वो तेज होने लग गया. ठीक है. एविडेंसेस से पता चलता है कि 3000 साल पहले से तो यूज होने लग गया था आयरन का, बट लगभग 2500 से ना वो यूज थोड़ा तेज हो गया. ठीक है. अब इस टाइम पे क्या था कि जो एक्सेस थी वो फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए यूज करने लग गए लोग. उसके बाद आयरन प्लगशेयर हमने पढ़ा था ना कि जो आयरन प्लगशेयर है वो कैसे वुडन प्लगशेयर को रिप्लेस कर दिया था एंड ये सारी चीजें जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में हेल्प कर रही थी. ठीक है. तो इस तरह के कुछ कुछ नए नए यूजेस जो है वो आ रहे थे आयरन से. अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन. इरिगेशन. तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि आयरन प्लगशेयर की वजह से एग्रीकल्चर में के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ. ठीक है. जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी बढ़ गया. तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ और भी जो है स्टेप्स लिए गए थे. ठीक है. तो उसी के एक स्टेप है इरिगेशन की. इरिगेशन सिस्टम में किस किस तरह के चेंजेस आए तो वही हम देखेंगे. अब हमने बहुत सारे किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ा, बट ये जितने भी किंग्स एंड किंगडम्स थे बिना फ्लरिशिंग विलेजेस के सपोर्ट के ये इतने बड़े बन ही नहीं सकते थे. ठीक है. फ्लरिशिंग विलेजेस मतलब कि जो उभरती हुई विलेजेस हैं जो काफी उन्नति कर रही हैं एक तरह से, तो ऐसे विलेजेस के सपोर्ट से ही कोई राज्य है जो है वो बहुत बड़ा बना है. ठीक है. कोई राजा है वो बहुत बड़ा बना क्योंकि उसकी जो बेसिक रूट्स थी, जो विलेजेस थी, वो डेवलप हो रही थी, वो फ्लरिश हो रही थी. अब पिछले चैप्टर्स में हमने ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ा था. राइट. कि जो राइस है, जो पैडी है, उसको ट्रांसप्लांटेशन के सिस्टम से उगाना शुरू किया गया था ताकि और जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो. अब इसके साथ साथ इरिगेशन भी जो है उसमें भी चेंजेस ला रहे थे, उसको भी बढ़ाया जा रहा था. तो पहले जो है लोग वो सिर्फ और सिर्फ बारिश पे ही निर्भर कर रहे थे, बट इसके बाद कुछ कुछ इरिगेशन सिस्टम्स भी लाए गए, जैसे कि कैनाल्स हो गई, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स. तो ये सारी चीजें बनाई गई इरिगेशन के लिए.
तो आप अगर इस चार्ट में देखोगे तो इरिगेशन जो वर्क था उसकी कुछ स्टेजेस दी हुई हैं, बाकी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हमें ये जो ब्लैंक स्पेसेस है इनको फिल करना है। तो पहले ही सारे पढ़ लेते हैं। लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, farmers also benefit because crop production is more certain, farmers have to increase production to pay taxes, kings provide money and plan irrigation work। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस, फोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि अब जैसे जैसे उनके जो साम्राज्य हैं वो बड़े हो रहे थे तो उसकी वजह से उन्हें ज्यादा आर्मी चाहिए, पैलेसेस चाहिए, ठीक है, फोर्ट्स चाहिए, तो ये सभी चीजों की जरूरत थी। अब इन सभी को बनाने के लिए क्या होगा, पैसा लगेगा। पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स से। तो इस सब की वजह से क्या हो रहा था, दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। तो जो किंग्स थे वो फार्मर से ज्यादा टैक्स डिमांड कर रहे थे। अब टैक्स देने के लिए फार्मर्स को क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसमें आएगा ये वाला पॉइंट, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ में लिखा है दिस इज पॉसिबल विद द इरिगेशन। अब फिफ्थ में देखो यहाँ पे था किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। ठीक है, कि किंग्स ने जो है इरिगेशन वर्क जो है प्लान किया, ताकि अब उनको पैसा चाहिए कहाँ से आएगा, फार्मर्स से। फार्मर्स की हेल्प वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आखिरकार रेवेन्यू तो चाहिए ना। तो ये वाला आ गया फिफ्थ पॉइंट। अब यहाँ किंग ने प्लान एंड मनी तो प्रोवाइड कर दिया, बट अब इस काम को कौन करेगा, इस प्लान को इंप्लीमेंट कौन करेगा, वर्कर्स। तो लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, तो सिक्स्थ में आ गया लेबर, ये वाला पॉइंट। तो सेवंथ में है प्रोडक्शन इंक्रीजेस, कि जब इरिगेशन सिस्टम सेट हो गया पूरा तो इसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। सो डज रेवेन्यू, प्रोडक्शन बढ़ी तो उसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो और ज्यादा टैक्स दे पाए राजा को। अब इसकी वजह से क्या हुआ, नाइन्थ में फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ बारिश पे निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। अब उनको अगर पानी चाहिए तो वो इन इरिगेशन सिस्टम्स की हेल्प से ले सकते हैं, तो इसलिए उनकी जो प्रोडक्शन थी और ज्यादा सर्टेन हो गई। तो ये वाला हो गया नाइन्थ पॉइंट। नाउ हु लिव्ड इन द विलेजेस, ये जो विलेजेस थी इनमें अब किस तरह के लोग रह रहे थे। तो अगर हम साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो दोनों में ही मेनली तीन तरह के जो लोग हैं वो रह रहे थे। ठीक है, तो साउथ में जो बड़े लैंड ओनर्स थे उनको क्या कहा जाता था, वेलेल्लार। ठीक है, एंड जो ऑर्डिनरी प्लाउमैन थे उन्हें उजावर कहा जाता था, एक तरह से मिडिल वाले लोग। ठीक है, जो ना इतने ज्यादा बड़े हैं ना ऐसे एकदम कि उनके पास कोई है ही नहीं लैंड वगैरह। एंड तीसरे तरह के थे लैंडलेस लेबरर, इंक्लूडिंग स्लेव्स वगैरह जो दास दासी होते थे। ठीक है, लैंडलेस लेबरर उनको क्या कहा जाता था, कड़ाइसियार या फिर अदीमई। तो तीन तरह के लोग थे, वेलेल्लार जो बड़े बड़े जमींदार थे, उजावर जो एक तरह से नॉर्मल थे, ठीक है, मिडिल वाले, एंड कड़ाइसियार जो लैंडलेस लेबरर थे, और इसे अदीमई भी कहा जाता है। तो दीज वर थ्री काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन दिस एरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉर्दर्न पार्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट में जो विलेज का हेडमैन हुआ करता था, जो विलेज का गांव का मुखिया हुआ करता था, उसको क्या कहा जाता था, ग्राम भोजका। ठीक है, एंड यूजुअली ये जो पोजीशन है ग्राम भोजका की वो हेरिडिटरी हुआ करती थी, कि मतलब जैसे अगर फर्स्ट में पापा है किसी का तो वो ग्राम भोजका है, तो फिर वो अगली बार उसके पापा के बाद वो ग्राम भोजका बनेगा, उसके बाद उसका बेटा ग्राम भोजका बनेगा। तो इस तरीके से वो हेरिडिटरी पोस्ट थी ये। एंड ज्यादातर क्या होता था, ये जो ग्राम भोजका की जो पोस्ट होती थी जिस बंदे के पास, वो लार्जेस्ट लैंड हुआ करता था उस गांव का। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा जमींदार होता था वो। एंड जनरली उसके पास स्लेव्स हुआ करते थे एंड हायर वर्कर हुआ करते थे जो कि उसकी लैंड पर काम करते थे। ठीक है, एक तरह से जो लेबरर्स वगैरह होते हैं, जो लैंडलेस लेबर होते हैं, तो वो इसकी लैंड पर काम किया करते थे। अब क्योंकि ये पावरफुल था, इसका एक तरह से रुतबा था, ये ग्राम भोजका था, तो कभी कभी क्या होता था, जो किंग होते थे वो इनको टैक्स कलेक्शन के लिए यूज किया करते थे, कि वो इनको कहते थे कि तुम अपने इस वाले एरिया से टैक्स कलेक्ट करके हमको दो। और कभी कभी ये जज की तरह भी काम करता था ग्राम भोजका, और कभी कभी पुलिसमैन की तरह भी, कि जैसे मान लो कोई नहीं, दो लोगों में लड़ाई वगैरह हो गई है तो उनमें सुलह कराना, जज करना कि कौन सही है कौन गलत। तो ये सारी चीजें कभी कभी वो जज का रोल निभाता था और कभी कभी पुलिसमैन का। अब ग्राम भोजका के अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट फार्मर भी हुआ करते थे। ठीक है, मतलब कि वो किसी पर डिपेंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो किसी और के खेत पर जाके काम कर रहे हैं, नहीं, उनका खुद का ही खेत होता था जिसपे वो खुद ही काम करते थे। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता था, गृहपतीस। और इनमें से ज्यादातर जो लोग होते थे वो स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे। ठीक है, इनके पास ज्यादा बड़ी जमीन नहीं होती थी। एंड इसके बाद ऐसे मैन एंड वुमेन होते थे जिनको की कहा जाता था दास कर्मकारा। तो ये लोग ऐसे होते थे कि जिनके पास कोई लैंड नहीं होती थी और इनको दूसरों के खेतों पर जाके काम करना पड़ता था। ठीक है, अब इनके अलावा बहुत सारे विलेजेस में दूसरे क्राफ्ट पर्सन्स भी होते थे, जैसे कि लोहार हो गया, पॉटर जो मटका बनाता है, ये सब करता है।
कारपेंटर हो गया जो लकड़ी का काम करता है, एंड वीवर जो कपड़े वगैरह बुनते हैं, ठीक है। तो बाकी क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करते थे। तो हमने देखा दोनों ही जगह पर, साउथ में भी मेनली क्या था, वेलेलार कौन सा हो गया, बड़ा जमींदार, उजावर जो छोटे लैंड ओनर है, ठीक है, एंड क्राइसियार हो गए जिनके पास लैंड ही नहीं है, ठीक है, जो दूसरों के लैंड पर काम करते हैं। और नॉर्थ में भी बेसिकली मैंने यही देखा, तो इसीलिए नॉर्थ एंड साउथर्न तरफ बेसिकली 3 तरह के लोग थे, एंड बाकी क्राफ्ट पर्सन्स भी थे। नाउ द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस। सो तमिल की जो सबसे पुरानी कुछ कंपोजिशंस वगैरह हैं उनको हम कहते हैं संगम लिटरेचर, ठीक है। तो ये आज से लगभग 2300 ईयर्स पहले जो है कंपोज की गई थी। एंड इनको संगम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे जो लिटरेचर हैं ये असेंबलीज में, जो पोएट्स की असेंबलीज होती थी मदुराई सिटी में, उन असेंबलीज में बनाया गया था, ठीक है, इनको कंपोज किया गया था। और इन असेंबलीज को क्या कहते हैं, संगम्स। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा संगम लिटरेचर, क्योंकि ये संगम में जो असेंबली होता है, जिसका मतलब उसमें एक तरह से मिलकर बैठकर जो है सभी पोएट्स ने इसको कंपोज किया था। एंड ये सारी जो हमने टर्म्स पढ़ी, वेलेल्लार हो गया, उजावर हो गया, एंड ये कड़ाईसियार एंड अधिमई, तो ये जो टर्म्स है हमें संगम लिटरेचर से ही मिलती हैं, राइट। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमें किस तरह, जो पुराने टाइम में जो सिटीज थी उसमें किस तरह के लोग रहते थे, वो क्या काम करते थे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें किस तरह पता चलता है। तो हम स्टोरीज के थ्रू ही जान सकते हैं कि वहाँ के लोग क्या काम करते थे, किस तरह की उनकी ज़िंदगी हुआ करती थी। ट्रैवलर्स के अकाउंट के थ्रू कि अगर कोई यहाँ पे किसी जगह पर घूमने आया है और फिर उसने बताया कि उसने क्या क्या देखा, तो उसके थ्रू भी हमें काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है। स्कल्पचर जो मूर्ति वगैरह होती है, आर्कियोलॉजी जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो रिमेन्स मिले हैं, तो उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चल सकती हैं पुराने टाइम की सिटीज़ के बारे में। सो आप सभी ने जातक कथाओं के बारे में ज़रूर सुना होगा, राइट। तो ये जो स्टोरीज थी ये प्रोबेबली हो सकता है कि उस टाइम के जो आम आदमी होते थे, आम लोग होते थे, तो उन लोगों ने इन स्टोरीज को बनाया हो, एंड बाद में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उन्होंने इन स्टोरीज को लिख कर प्रिजर्व कर लिया हो, राइट। सो यहाँ पे द क्लेवर पुअर मैन, ये एक जातक कथा दी हुई है जिसमें बताया गया है कि किस तरह एक जो पुअर मैन था वो किस तरह रिच बना, राइट। सो एक सिटी में एक चालाक गरीब आदमी रहता था, एंड उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक मरे हुए चूहे के। तो उसने क्या किया, उस मरे हुए चूहे को एक होटल को बेच दिया एक कॉइन के लिए, ठीक है, एक सिक्के के लिए, ताकि जो होटल में कैट रह रही है तो उसका खाने के लिए, राइट। तो वो जो मरा हुआ चूहा था वो उसने होटल को बेच दिया फॉर 1 कॉइन। उसके बाद एक दिन की बात है कि बहुत तेज तूफान आया होता है, एंड जो राजा का गार्डन होता है, बाग बगीचा होता है, वो एकदम पत्तियों से, लकड़ियों से पूरा गंदा हो गया होता है, ठीक है। एंड जो गार्डनर होता है अब वो टेंशन में आ जाता है कि भाई इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई, सब कुछ फैल गया, अब इसको कैसे समेटे। तभी ये जो हमारा क्लेवर पुअर मैन है उसने उस गार्डनर को बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे जितने भी वुड एंड लीव्स जो भी इकट्ठे होंगे, अगर वो मैं अपने पास रख सकता हूँ, तो मुझे अनुमति दो कि ये सब मैं अपने पास रख सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो गार्डनर ये सुनते ही तुरंत मान लिया कि ठीक है। तो फिर उस यंग मैन ने क्या किया कि जो भी आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे तो उनको बुलाया और बोला कि तुम जितनी भी लकड़ी और पत्ते इकट्ठे करोगे तो उन सबके लिए मैं तुम्हें स्वीट दूंगा, ठीक है, मिठाई दूंगा एक एक। तो बच्चे भी जल्दी जल्दी मान गए, तो उन्होंने जितना भी है, जो भी लीव वगैरह, जो भी वुड वगैरह, पूरा गंदगी था उसको एक तरफ इकट्ठा कर दिया, ठीक है, और तुरंत ही देखते जो गार्डन है वो पूरा साफ हो गया। तभी जो राजा का पॉटर है, जो राजा के लिए मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने का काम करता है, वो भी लकड़ी वगैरह ढूंढ रहा था ताकि वो जो मिट्टी के बर्तन है उन्हें बेक कर सके, पका सके, ठीक है। अब पकेंगे किससे, आग से, और आग जलाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वो भी लकड़ी वगैरह ढूंढ रहा था। तभी जो यंग मैन है उसने उसको ऑफर की, वो भी जो लकड़ी वगैरह उसने इकट्ठी करवाई थी बच्चों से। तो जो पॉटर है उसने यंग मैन से सारी चीज़ें खरीद ली, जो भी लकड़ी पत्ते वगैरह हैं वो खरीद लिए, और उसके लिए उसको पैसे दे दिए। तभी जो यंग मैन है उसको एक दूसरा प्लान सोचता है। वो क्या करता है, वो एक जार लेता है, उसे पानी से भरता है और सिटी गेट के पास चला जाता है, जहाँ पर लगभग 500 जो ग्रास कटर है, घास काटने वाले लोग हैं, वो लगे हुए थे। तो वो उन सभी को पानी पिलाता है, एंड इसकी वजह से वो सभी ग्रास कटर जो हैं वो उस यंग मैन से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, हमें पानी पिलाया, तुम बताओ तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फिर यंग मैन कहता है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद जो यंग मैन है उसने एक ट्रेडर से दोस्ती कर ली,
तो एक दिन क्या होता है, ट्रेडर बताता है कि कल एक हॉर्स डीलर आने वाला है अपने 500 घोड़ों को बेचने के लिए, राइट। अब ऐसा सुनते ही जो यंग मैन है वो क्या करता है, वो जल्दी से ग्रास कटर्स के पास चला जाता है और उनको बोलता है कि आप सभी मुझे एक एक बंडल ऑफ ग्रास दे दो, ठीक है, घास का एक एक बंडल दे दो, और अपने घास को तब तक मत बेचना जब तक मेरे घास जो है वो बिक ना जाए। तो सभी जो ग्रास कटर्स होते हैं वो मान जाते हैं और वो सभी उसको एक एक बंडल जो है घास का दे देते हैं। तो यंग मैन के पास पूरे 500 बंडल ऑफ ग्रास हो जाता है, और जो ट्रेडर आने वाला है वो किसके आने वाला है, जो डीलर है वो 500 हॉर्स लेकर आने वाला है। तो जब वो हॉर्स डीलर आता है तो अब हॉर्स आएंगे तो उनको खाने पीने के लिए भी चाहिए है ना, उनको घास चाहिए होगी, पानी चाहिए होगी। तो वो पूरे टाउन में घूमता है बट उसे कहीं पर घास नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि मना कर दिया था यंग मैन ने कि अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी ना बिक जाए। तो किसी ने भी उस हॉर्स डीलर को घास नहीं बेची। तो क्या होता है, फिर यंग मैन से ही वो घास खरीदता है, जो हॉर्स डीलर है वो यंग मैन से घास खरीदता है 1000 कॉइन्स के लिए, राइट। तो देखो कैसे उसने एक सिर्फ मरे हुए चूहे से स्टार्ट किया था एंड उसको आखिरकार कितने मिले रुपए, 1000 कॉइन्स, और आगे भी वो इसी तरह इन पैसों को यूज करके और अपने दिमाग को यूज करके आगे अमीर बनता जाता है। अच्छा, अब आपने ये मजेदार सी कहानी तो सुन ली, बट क्या एक चीज नोटिस की कि इस स्टोरी से हमें काफी सारी चीजें पता चल सकती हैं। कि देखो सबसे पहले कि उस टाइम के जो लोग थे वो किन किन ऑक्यूपेशंस में इंगेज थे। उस टाइम पे होटल चलते थे, ठीक है, गार्डनर्स हुआ करते थे, पॉटर हुआ करते थे, राइट। बहुत सारे लोग ग्रास कटर जैसे काम में लगे हुए थे, है ना, ट्रेडर्स होते थे एंड ये हॉर्स डीलर वगैरह होते थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चल गया। एंड उस टाइम पे कॉइन्स भी चलते थे, तभी तो कि उसे 1000 कॉइन मिले एंड यहाँ पे एक डेड रेड के बदले उसको एक कॉइन मिला। तो उस टाइम कॉइन्स में डीलिंग होनी होती थी। तो इस तरह हम स्टोरीज से उस टाइम के आम लोगों के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हैं। अब स्टोरीज के अलावा हम दूसरे भी अलग अलग एविडेंसेस के थ्रू उस टाइम की सिटीज़ में रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि स्कल्पचर्स हो गए। तो जो स्कल्पचर्स थे वो क्या करते थे, वो सिटीज़ में रहने वाले लोगों की या फिर जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे उनकी लाइफ स्टाइल को अपने स्कल्पचर्स के थ्रू दर्शाते थे, ठीक है, उनको मूर्तियों में डिपिक्ट कर देते थे। अभी जो स्कल्पचर्स थे वो कहाँ कहाँ यूज होते थे, वो रेलिंग्स को डेकोरेट करने के लिए यूज होते थे, पिलर्स वगैरह जो होते थे उन पर काफी सारी मूर्तियां बना देते थे, मतलब नक्काशी कर देते थे लोगों की लाइफ को दर्शाते हुए, ठीक है। एंड जो गेटवेज होते थे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है उन बिल्डिंग्स में आते थे, तो ऐसी बिल्डिंग्स में वो स्कल्पचर्स बनाते थे। सो बहुत सारी ऐसी सिटीज़ जो आज से लगभग 2500 ईयर्स पहले से डेवलप होना शुरू हुई, वो सिटीज़ बहुत सारे महाजनपद की जो थी वो कैपिटल्स थी, राइट। और हमने देखा था कि ये जो सिटीज़ हैं ये बड़े बड़े जो वॉल्स हैं उनसे फोर्टिफाइड थी, मतलब चारों तरफ से बड़ी बड़ी वॉल्स से घिरी हुई थी। सो बहुत सारी सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट को रोज ऑफ पॉट्स या फिर जो सिरेमिक रिंग्स हैं वो मिले हैं, जो कि एक के ऊपर एक अरेंज्ड थे, जैसे कि आपको यहाँ पे फोटोज में दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये जो सिरेमिक रिंग्स हैं एक इस तरह, तो ये एक के ऊपर एक जो है अरेंज्ड, राइट, इसीलिए इनको क्या बुलाया जाता है, रिंग वेल्स। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रिंग वेल्स। तो हो सकता है ये जो रिंग वेल्स हैं ये कहीं कहीं पर टॉयलेट्स के लिए यूज़ किए जाते हों, या फिर कहीं एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डंप्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो कचरा वगैरह डालना है उसके लिए या फिर जो ड्रेनेज है उसके लिए इनको यूज़ किया जाता है। एंड ये जो रिंग वेल्स हैं वो यूजुअली इंडिविजुअल हाउसेज में मिले थे, मतलब हर एक हाउस में आपको ये देखने मिल रहे थे। सो आर्कियोलॉजिस्ट को अभी तक जो भी पैलेसेस वगैरह थे उस टाइम के, जो मार्केट्स थी, जो बाजार थे, या फिर जो आम लोगों के जो घर थे, उनके रिमेन्स अभी नहीं मिल पाए हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं। बट हो सकता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को डिस्कवर करनी बाकी हो, है ना, वो अभी तक मिली ना हो। या फिर हो सकता है बहुत सारे जो घर वगैरह हो वो क्योंकि मड के बने थे, ब्रिक या फिर जो थैच होता है उससे बने हुए थे, तो इसलिए अभी तक वो सर्वाइव ही ना किए हों, वो अभी तक खत्म ही हो गए हो, तो इसलिए वो चीज़ें फिर रिमेन्स ही ना मिले हों। तो कुछ भी हो सकता है। पुराने टाइम में हमें पता है कि ट्रेड वगैरह होती थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, कुछ लोग भ्रमण करने के लिए जाते थे, उस जगह के बारे में जानने के लिए जाते थे, या फिर कुछ लोग अपनी ट्रेड करने के लिए जाते थे। तो इसी तरह के जो सेलर्स वगैरह जो होते थे, जो ट्रैवलर्स होते थे, फिर उस जगह का अकाउंट देते थे कि उन लोगों ने क्या देखा वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें थी। तो इस तरह के सेलर्स एंड ट्रैवलर्स के अकाउंट से भी हम काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हैं इन अर्ली सिटीज़ के बारे में। इसी तरह का एक डिटेल्ड अकाउंट मिलता है जो कि एक अननोन ग्रीक सेलर के द्वारा लिखा गया था। जितने भी पोर्ट्स वगैरह थे, जो मतलब बंदरगाह थे उसने विजिट किए थे, उन सबका उसने अकाउंट दिया हुआ है, उसको डिस्क्राइब किया है। द स्टोरी ऑफ बरिगाजा।
द ग्रीक नेम फॉर भरूच. सो ग्रीक में भरूच को बरिगासा कहते हैं. So first of all, let's see where Bharuch is in the map. Here is Bharuch. It lies in Gujarat, and here is Gulf of Khambar, and here this is Gulf of Kutch. So what is Gulf? A Gulf is that part of sea which is almost surrounded by land, right? So here you can see that this area is almost surrounded by the land, right? सो जो बड़ी गाजियाबाद पे गल्फ है वो बहुत ही ज्यादा नैरो है, पतला है, और वहां पे नेविगेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. ठीक है, तो जो लोग सी से समुद्र से इस गल्फ में आ रहे होते हैं तो उनको नेविगेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. अब क्योंकि यहाँ नेविगेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था तो इसीलिए राजा ने कुछ लोकल फिशरमैन को हायर कर रखा था ताकि जो शिप्स वगैरह हैं उनको आराम से वो इस गल्फ में लेकर आ सके. अब बड़े गाजा में जो चीजें इंपोर्ट होती थी, जो बाहर से आती थी, वो क्या क्या होती थी? वो वाइन हो गया, कॉपर, टिन, लेड, कोराल, टोपाज, क्लोथ होते थे, सोना चांदी के कॉइन्स होते थे. ये सारी चीजें जो है बरिगाजा में इंपोर्ट होती थी. और यहाँ से क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट होती थी? तो एक्सपोर्ट होती थी वो चीजें थी कि जो प्लांट्स थे हिमालयाज में, जो भी इंपॉर्टेंट जैसे जड़ी बूटी टाइप होते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स थे वो यहाँ से बाहर जाते थे दूसरे देशों में. आइवरी, आइवरी मतलब जो हाथी के दांत होते हैं, राइट. अगेट एक प्रेशियस स्टोन है, राइट. कार्नेलियन, ये भी एक सेमी प्रेशियस स्टोन है. देन कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स जो थी यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी. अब जो मर्चेंट्स वगैरह आते थे, जो व्यापारी आते थे, वो राजा के लिए स्पेशल गिफ्ट्स लाते थे. अब गिफ्ट्स में क्या क्या होता था? जैसे कि वेसल्स होते थे सिल्वर के, सिंगिंग बॉयज, जो अच्छा गाना गाने वाले जो लड़के होते थे वो लोग लाते थे एज अ गिफ्ट फॉर द किंग. एंड ब्यूटीफुल वुमेन्स को लाते थे. फाइन, जो अच्छी अच्छी वाइन होती थी, फाइन क्लोथ, जो अच्छी क्वालिटी के क्लोथ होते थे. तो ये सारी चीजें जो हैं वो मर्चेंट्स लाते थे राजा के लिए एज गिफ्ट. कॉइन्स. सो जो अभी हमने द क्लेवर पुअर मैन की स्टोरी पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जब जो यंग मैन है उसने अपना डेड रेड जब होटल में बेचा था तो उसके बदले उसको 1 कॉइन मिला था. एंड लास्ट में हमने देखा था कि जब उसने हॉर्स डीलर को अपनी सारी घासें बेची थी तो उसको 1000 कॉइन मिले. तो उस टाइम पे क्या हमने नोटिस किया कि कॉइन्स का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था एंड कॉइन्स में किस तरह जो वेल्थ है वो मेजर की जा रही थी, राइट. सो आर्कियोलॉजिस्ट को इस पीरियड में यूज किए जाने वाले हजारों कॉइन्स मिले, राइट. सो जो सबसे पहले यूज होने वाले कॉइन्स थे जो कि लगभग 500 सालों तक यूज में रहे, उनको हम क्या कहते हैं? पंच मार्क्ड कॉइन्स, राइट. तो ये आपको पिक्चर में दिख सकता है. अब पंच मार्क्ड कॉइन्स कौन से होते हैं? सो ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे ये जनरली रेक्टेंगुलर शेप के होते थे या फिर स्क्वायर एंड राउंड शेप में होते थे. तो इनको या तो मेटल में से, जो मेटल की प्लेन शीट्स होती थी उनसे काट कर बनाया जाता था, या फिर मेटल की छोटी छोटी जैसे बॉल्स होती है ना, उनको अगर हम प्रेशर डालेंगे उनके ऊपर तो वो एकदम फ्लैट हो जाएंगी. तो या फिर उन मेटल ग्लोब्यूल्स को फ्लैट करके बनाया जाता था. तो ये जो कॉइन्स थे इनको इंस्क्राइब नहीं किया गया था, इन पर इंस्क्रिप्शन नहीं की गई थी, बल्कि उसके बजाय इनको डाइज या फिर जो पंचेज होते हैं उनसे स्टैम्प किया गया था. क्या होता था कि जैसे ये डाइज वगैरह, पंचेज वगैरह हैं, इन पर कुछ शेप्स बनी होती हैं, ठीक है. तो जब उनको प्रेस कर देते हैं, इन मेटल्स वगैरह पे कर देते थे, तो उससे क्या होता था, जो शेप इन पंचेस पे बनी है वो शेप इस मेटल पर आकर निकल के आ जाती थी. जैसे कि जैसे ये पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पर उन डाइज को पंच किया, ठीक है, एकदम प्रेस कर दिया अच्छे से, तो क्या होगा, जो भी शेप उस पर बनी है वो इस तरह उसके दूसरे वाले हिस्से में, अपोजिट साइड में इस तरह बन के आ जाएगी, राइट. उठ जाएगी वो सारी चीजें. तो कुछ इस तरह इन पंच मार्क कॉइन्स को बनाया जाता था. एंड इसीलिए क्योंकि ये इस प्रोसेस से बनाए जाते थे, पंच करके बनाए जाते थे, तो इनको क्या कहा जाता है? पंच मार्क कॉइन्स. सो आर्कियोलॉजिस्ट को सब कॉन्टिनेंट के ज्यादातर पार्ट्स में से इस तरह के कॉइन्स, ये पंच मार्क कॉइन्स देखने को मिले. एंड ये जो पंच मार्क कॉइन्स हैं ये जो कॉमन एरा था उसकी अर्ली सेंचुरीज तक भी यूज होते थे. मतलब कि जैसे 100 AD हो गया, 200 AD, ये जो ईयर्स थे इन तक भी ये यूज हो रहे थे, इन सेंचुरीज तक भी. अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज. सो यहाँ पे एक पोएम दी हुई है, तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ जो कॉइन थे वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं थे. इसके अलावा जो बार्टर सिस्टम था वो भी चलता था, क्योंकि जैसे कोई सामान जो है एक आदमी के पास है, ठीक है, और उसको जो दूसरा सामान चाहिए, कोई सामान चाहिए, वो दूसरे आदमी के पास है, तो दोनों जो है वो आपस में वो सामान एक्सचेंज कर लेते हैं. तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम. तो इसमें देखेंगे कि उस टाइम पर वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज किया जाता था. So as they carry the white paddy of their land, कि जो उनका सफेद सफेद धान होता था, जो चावल होता था, जब वो अपनी लैंड से लेकर जाते थे टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर. तो जो लोग हैं वो क्या करते थे, जो पैडी उगाते थे वो दूसरे
लैंड पर ले जाते थे ताकि वहां से वो लोग सॉल्ट के लिए उसे एक्सचेंज कर सकें। तो मतलब दूसरी जगह से क्या लाते थे, वो सॉल्ट ले जाते थे और उनको अपना पैडी दे देते थे, ठीक है, और उनसे सॉल्ट ले लेते थे। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्ट्स सो द सैंड्स वाइट एज मूनलाइट। सो क्या होता था कि वो लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े जो रोड्स थे उनको अपने कार्ट्स में बैलगाड़ी वगैरह से क्रॉस करते थे। सो द सैंड वाइट एज मून लाइट, तो जो रेत होता था वो ऐसा लगता था जैसे कि एकदम सफेद हो, जैसे मून लाइट में लगता है। टेकिंग होल फैमिलीज हु हेट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, वो जो मर्चेंट्स होते थे वो अपने साथ पूरी फैमिलीज को भी लेके जाते थे, क्योंकि उनकी जो फैमिलीज थी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके जो मर्चेंट वगैरह हैं, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो उन्हें छोड़कर जाएं। द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट्स लीव द सिटी एम्प्टी। तो जैसे ये जो सॉल्ट मर्चेंट थे ये सिटी से निकल कर जाते थे तो पूरी सिटी जो है वो सुनी सुनी पड़ जाती थी, ठीक है, एकदम खाली खाली लगती थी। सॉल्ट वॉज प्रोड्यूस प्लेंटिफुली अलॉन्ग द सी कोस्ट, तो ये जो सी कोस्ट वाले एरियाज हैं यहाँ पे जो सॉल्ट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जाता था। सिटीज विद मैनी फंक्शंस, सो बहुत सारी ऐसे सिटीज, ऐसे टाउन थे जो कि बहुत सारी रीजंस की वजह से वो इम्पोर्टेंट थे। तो एक ऐसे एग्जाम्पल को भी हम इस सेक्शन में देखेंगे जो कि है मथुरा। सो इस सेक्शन में मथुरा के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। सो आज से लगभग 2500 ईयर्स पहले से जो मथुरा है वो एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट बना हुआ है। सो जो मथुरा है वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये टू मेजर जो रूट थे ट्रैवल एंड ट्रेड के लिए उनके क्रॉस रोड पर लोकेटेड था। सो मतलब कि जैसे नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो रूट था एंड जो दूसरा नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रूट था, तो उसके ये क्रॉस रोड पर लोकेटेड था मथुरा, राइट। सो इस सिटी के चारों तरफ जो है वो फोर्टिफिकेशन हो रखी थी, बड़ी बड़ी वॉलों से इसको घेर रखा था। एंड देयर वर सेवरल श्राइन्स आल्सो। श्राइन क्या होते हैं, जो धर्म स्थल होते हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, तो वो भी थे। और जो मथुरा के आसपास वाले एरियाज में रहने वाले फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, वो क्या करते थे, मथुरा में रहने वाले लोगों को फूड प्रोवाइड करते थे। मथुरा जो है वो स्कल्पचर की वजह से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर कुछ जो एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर होते थे वो बनते थे, ठीक है। सो आज से लगभग 2000 ईयर्स पहले मथुरा जो है वो कुशानास की सेकंड कैपिटल बना। कुशानास के बारे में हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। सो जो मथुरा है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक रिलीजियस सेंटर था, ठीक है। यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी बहुत सारी, जैना के श्राइन्स थे, एंड ये जो लॉर्ड कृष्णा है उनकी वर्शिप का भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। इसके अलावा बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस भी मिली हैं मथुरा में जो कि स्टोन स्लैब्स हो गए, स्टैचूज हो गए, इन सब पर लिखी गई थी। सो जनरली क्या होता था, ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस होती थी और इन पर जो भी मैन एंड वुमेन ने श्राइन्स एंड मोनेस्ट्रीज को जो गिफ्ट दिया है तो उनका रिकॉर्ड किया जाता था कि किसने क्या दिया, तो इस चीज का रिकॉर्ड रखते थे इन इंस्क्रिप्शंस में। सो ये जो गिफ्ट होते थे मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स को जो देते थे लोग, वो सिटी में रहने वाले अलग अलग तरह के लोग देते थे, जैसे कि किंग्स हो गए, क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। तो जो ये अलग अलग तरह के लोग रहते थे सिटी में, तो वो अपने हिसाब से जो भी उनका बनता था, जिस तरह जितना वो दे पाते हैं, तो उसके हिसाब से वो उनको गिफ्ट देते थे मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स को। सो जैसे कि एक इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि उसमें क्या लिखा है, किन किन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। गोल्ड स्मिथ का नाम लिखा हुआ है, ब्लैक स्मिथ्स का मेंशन है, वीवर्स, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, तो इन सभी तरह के जो लोग थे वो लोग गिफ्ट देते थे। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, सो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे क्राफ्ट से रिलेटेड एविडेंसेस में मिले हैं, तो उनमें से ही एक एविडेंस है एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी का, जिसको कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना जाता है। अब इसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट है जनरली उसके नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है, राइट। सो जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है ये हार्ड होता है एंड इसको नॉर्मली व्हील की हेल्प से बनाया जाता था। एंड ऐसा लगता है इसको देखने से जैसे कि मेटल से बना है, राइट। एंड इसका जो सरफेस है वो एकदम शाइनी ब्लैक सरफेस होता है। सो जो पॉटर है वो क्या करता था, इन पॉट्स को, इन वेयर्स को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में बेक करता था, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो आउटर सरफेस होता है इन वेयर्स का वो एकदम ब्लैक हो जाता था। और उसके बाद एक फाइन स्लिप, ब्लैक कलर की स्लिप जो है वो अप्लाई कर दी जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, उन पॉट्स को, उन वेयर्स को एकदम मिरर लाइक शाइन मिलती थी। सो देखो बहुत सारे जो क्राफ्ट्स के एविडेंसेस थे वो तो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल गए, बट बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अभी तक सर्वाइव भी नहीं किए। तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ क्राफ्ट के एविडेंसेस हमें मिले हैं सिर्फ उसी तरह के क्राफ्ट जो है उस टाइम पर यूज किए जाते होंगे, बनते होंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है इसके अलावा भी बहुत अलग तरह के जो क्राफ्ट उस टाइम बनाए जाते हों जो कि अभी तक सर्वाइव नहीं किए, जिनके एविडेंसेस, राइट।
सो हमें टेक्स्ट से ये पता चलता है कि इस टाइम पे जो क्लोथ का मैन्युफैक्चर था वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो कुछ फेमस सेंटर्स थे क्लोथ के, जैसे कि नॉर्थ में वाराणसी हो गया एंड साउथ में मदुराई हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे एंड यहाँ पर बोथ जो मैन एंड वुमेन है वो दोनों ही काम करते थे इन सेंटर्स में। अब बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स ने क्या किया, वो एक साथ आ गए और उन्होंने एसोसिएशंस बना ली, ठीक है, जिनको कि क्या कहा गया, श्रेणीज। अभी जो श्रेणीज थी ये क्राफ्ट पर्सन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती थी, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती थी एंड बाद में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जब बन जाता था तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती थी, ठीक है। तो ये क्या था, सारे काम को एक तरह से आसान कर देते थे मिलजुल कर। ऐसा नहीं हर एक पर्सन को अलग से अपना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा फिर उसको बेचने की टेंशन, तो इसकी टेंशन उनके लिए आसान हो जाती थी, मतलब ये खत्म ही हो गई एक तरह से। तो सारे जो एसोसिएशन है वो मिलकर रॉ मटेरियल लेती थी और उनको क्राफ्ट पर्सन में बांट देगी एंड जब सारे क्राफ्ट पर्सन फिनिश्ड प्रोडक्ट बना देंगे तो बाद में उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को पूरी एसोसिएशन मिलकर जो है वो बेच देगी। तो जो श्रेणीज थी मर्चेंट की, ये ट्रेड को ऑर्गेनाइज करती थी। ये जो खरीदने बेचने वाला काम है ये श्रेणीज ही करती थी। अब ये जो श्रेणीज हैं ये खरीदने बेचने के अलावा एज बैंक भी सर्व करती थी, बैंक का भी काम करती थी। तो यहाँ पे जो अमीर औरत आदमी वगैरह होते थे, जो मैन वुमेन होते थे, वो यहाँ पे अपने पैसे जमा कर देते थे एंड इसके बाद उस अमाउंट को या तो इन्वेस्ट कर दिया जाता था एंड जो बाकी अमाउंट बचता था उसको या तो एज इंटरेस्ट दे दिया जाता था, जिस पर्सन ने जो अमाउंट है वो डिपॉजिट किया उसको एज इंटरेस्ट दे देते थे, या फिर जो कुछ अमाउंट है उसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में दे देते थे उनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि मोनेस्ट्रीज वगैरह में, राइट। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। सो ये जो रूल्स हैं स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए ये अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं एंड अर्थशास्त्र किसने लिखी है, चाणक्य ने, जिसके बारे में हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था। तो अगर आपने चैप्टर 7 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो ये जो रूल्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह एक स्पेशल ऑफिसर के सुपरविजन में जो वर्कशॉप्स हैं उनमें किस तरह ये जो स्पिनिंग एंड वीविंग है वो परफॉर्म की जा सकती है। सो इसमें लिखा हुआ है कि जो विडोज हैं, जो यंग वुमेन हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, नन्स, नन्स मतलब जो साध्वी वगैरह होती है ना, एंड मदर्स ऑफ कोर्टिशंस की जो कोर्ट में काम कर रहे हैं जो लोग, उनकी जो मदर्स हैं, ठीक है, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट ऑफ द किंग की जो किंग की रिटायर्ड दास दासियां हैं, ठीक है, दासियां हैं स्पेशली, दे आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एंड वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज इन टेम्पल, जो कि टेम्पल से रिटायर हो चुकी है। तो ये सभी तरह के जो वुमेन हैं ये वुल की प्रोसेसिंग कर सकती हैं, बाग, कॉटन, हेम्प एंड फ्लेक्स, तो इन सब चीज़ों की प्रोसेसिंग करने के लिए इनको बोला जा सकता है, ठीक है, इन वुमेन्स को। एंड इनको जो पेमेंट मिलेगी वो उनके काम की क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी, तो जितनी अच्छी क्वालिटी का एंड जितना ज़्यादा वो काम करेंगे उस हिसाब से उन्हें पेमेंट मिलेगी। एंड जिन वुमेन्स को अपने घर से निकलना अलाउड नहीं है वो अपने मेड सर्वेंट्स को भेज सकती हैं रॉ मटेरियल लाने के लिए, जो सुपरिटेंडेंट से वर्कशॉप में से रॉ मटेरियल लाने के लिए, एंड जब वो बना लेंगे तो फिर वो वापस अपने मेड एंड सर्वेंट्स को बोल सकती हैं कि वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो वर्कशॉप में जाके दे दें, राइट। एंड जो वुमेन वर्कशॉप में जा सकती हैं, विजिट कर सकते हैं, उनको क्या करना है कि सुबह सुबह एकदम अपने काम को वहाँ वर्कशॉप में जमा करना है एंड अपनी जो वेजेस है वो रिसीव करनी है। एंड उस टाइम इतना उजाला होना चाहिए कि उनके काम को जो है एग्जामिन किया जा सके, देखा जा सके कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, क्योंकि उसी के बेसिस पर उनको वेज मिलने वाली है ना। एंड अगर जो सुपरिटेंडेंट है अगर वो गंदे तरीके से वुमेन को देखेगा या फिर काम के अलावा कुछ और उनसे बात करेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है, राइट। एंड अगर जो वुमेन है वो टाइम से अपना काम कंप्लीट नहीं करती है तो उसको फाइन देना पड़ सकता है या फिर उसको जो उसके अंगूठे हैं वो भी काटने पड़ सकते हैं। सो इस आर्टिकल से भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी उस टाइम के बारे में, जैसे कि इस टाइम पर जो वुमेन थी उनको काम करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था, राइट। एंड जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अगर सुपरिटेंडेंट है अगर वो गलत तरीके से वुमेन को देखेगा या फालतू बात करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसका मतलब उस टाइम पर वुमेन की सुरक्षा के बारे में भी काफ़ी सोचा जाता था। बट यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि इतनी सही नहीं है कि अगर वुमेन अपना काम टाइम से नहीं करती है तो उसको फाइन पे करना पड़ेगा, चलो ये तो सही है, बट अगर उसको अपने अंगूठे काटने पड़ सकते हैं तो ये गलत चीज़ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल सकती हैं इन आर्टिकल से, जो पुराने टेक्स्ट वगैरह हैं, स्टोरीज हैं, अकाउंट्स हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पुराने टाइम के बारे में पता चल सकती है। अ क्लोजर लुक अरिका मेदु। सो इन द मैप हियर इज अरिका मेदु। सो आज से लगभग 2200 से लेकर 1900 साल पहले तक जो अरिका मेदु है वो एक कोस्टल सेटलमेंट था।
जहाँ पर दूर दराज से जो शिप आती थी एंड अपने जो गुड्स वगैरह लेकर आती थी वो यहाँ पे अनलोड करती थी। ठीक है, सो एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को, जो कि हो सकता है कि एक वेयर हाउस हो। इसके अलावा कुछ पॉटरी भी मिली हैं जो कि मेडिटेरियन रीजन की हैं, जैसे कि एम्फोर हो गया। एम्फोर क्या है? एक टॉल डबल हैंडल जार है जिसमें हो सकता है वाइन एंड ऑयल वगैरह जैसी चीजें जो है रखी जाती हैं। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी, जिसको कि एरेटाइन वेयर कहते हैं। से जो एरेटाइन वेयर है इसका नाम इटली की एक सिटी है उसके नाम पर रखा गया है। से जो एरेटाइन वेयर है इसको स्टैम्प्ड मॉल्ड की हेल्प से बनाया जाता था, कि कुछ मॉल्ड होते हैं उनके बाहर अलग अलग शेप्स वगैरह बनी होती हैं उन पर, तो उस पर क्या किया जाता है, वेट क्ले जो है वो प्रेस कर दी जाती है जिससे कि उस क्ले पर वो सारे डिजाइन जो है वो बन जाए जो कि उस मॉल्ड पे बने हुए हैं। तो इस तरह इस वेयर को बनाया जाता था। इसके अलावा कुछ और भी तरह की जो पॉटरी थी वो लोकली इस एरिया में अरिका मेदो में बनाई जाती थी, बट इनको रोमन डिजाइन यूज करके बनाया जाता था। इसके अलावा रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स भी इन साइट्स पर मिले हैं, राइट। इसके अलावा स्मॉल टैंक्स भी मिले हैं जो कि हो सकता है डाइंग वेट्स हो। ठीक है, वेट क्या होता है? जैसे कुंडी हो गई, टंकी हो गई, वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है इनको क्लोथ्स को डाई करने के लिए, कलर करने के लिए यूज किया जाता हो। इसके अलावा बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ग्लास से बीड्स बनाए जाते थे। ये जो पिक्चर है तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन की पिक्चर है। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे पॉटरीज मिले हैं जिन पर तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, राइट। नाउ एल्सवेयर, इसमें रोम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जो रोम है वो यूरोप की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज है, राइट। लगभग जिस टाइम पे गंगा वैली में सिटीज डेवलप हो रही थी उसी टाइम पर ये रोम सिटी जो है ये भी डेवलप हो रही थी। रोम जो है एक बहुत बड़े एम्पायर की कैपिटल था एंड वो जो एम्पायर है वो यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया से पूरा फैला हुआ था, राइट। अगस्टस जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्परर है जिसने कि आज से लगभग 2000 ईयर्स पहले राज किया था, तो वो कहता है कि जो रोम सिटी है मुझे एज अ सिटी ऑफ ब्रिक मिली थी, राइट। मतलब उसकी हालत जो है वो बहुत बुरी थी एंड आई मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल, एंड मैंने उसे जो सिटी ऑफ मार्बल बना दिया, मतलब बहुत सुंदर बना दिया। अगस्टस एंड उसके बाद के जो रूलर्स थे उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स एंड पैलेसेस बनाए एंड इन लोगों ने एम्फी थिएटर्स भी बनाए। एम्फी थिएटर्स क्या होते हैं? एक बहुत बड़ा ओपन एरिया होता है जिसमें जैसे एक सर्कुलर वे में इसमें चारों तरफ सीट्स होती हैं, बीच में जैसे यहाँ पे स्टेडियम होता है ना जिस तरह, तो चारों तरफ सीट होती है एंड बीच में जो है वो ओपन एरिया होता है, तो कुछ इस तरह एम्फी थिएटर्स होते हैं। इन एम्फी थिएटर्स में जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो हर तरह के शोज वगैरह हैं, पब्लिक बात है उनको देख सकते थे। एंड इसमें जो मैन एंड वुमेन के लिए टाइमिंग थी वो अलग अलग थी। यहाँ पे जो पीपल थे वो एक दूसरे से मिलते थे एंड रिलैक्स करते थे। इसके अलावा उन लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े एक्वेडक्ट्स भी बनाए। एक्वेडक्ट्स क्या होते हैं? चैनल्स होते हैं टू सप्लाई वाटर। ठीक है, वाटर को सप्लाई करने के लिए चैनल्स होते हैं एंड इनको किस लिए बनाया गया था? ताकि जो पानी है वो सिटी तक लाया जा सके आसानी से एंड उसको बाथ के लिए, फाउंटेन्स, टॉयलेट्स, इन सब के लिए उस पानी को यूज किया जा सके। So with this, we come to the end of chapter number 8 of class 6 history. I hope you like this video, and if you do, please give it a thumbs up and please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Please share it with your friends. So we'll meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye and take care.